Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel My Maths My Methods. आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक होगा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम जो लास्ट कर चुके थे उससे आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 के अब क्वेश्चन 10th कर चुके थे। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग था, वो हम अभी करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे जिसमें होगा हमारे पास कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.3 रनिंग थी। तो 7.3 में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी क्वेश्चंस की रीडिंग को केयरफुली लेना। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन के हर वर्ड को, हर स्टेप को, क्योंकि हर वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में। एक वर्ड आपने स्किप कर दिया, समझो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड। हमारे पास वर्ड है परम्यूटेशन, इसके अल्फाबेट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर P and end with S, वर्ड है हमारे पास परम्यूटेशन। वी हैव द वर्ड इज परम्यूटेशन, P-E-R-M-U-T-A-T-I-O-N-S, permutation. This is the word. Question is, in how many ways can we arrange these letters? If the word, first part is if the word start with P and end with S. First part, if the word start with P and end with S. If the first letter is P and the last letter is S, means these two letters are fixed. ये दोनों letters जो है वो fix कर दिए गए हैं। Now we have to arrange the remaining alphabets. Remaining जो भी alphabets हैं उन सबको हमने अरेंज करना है। ओके, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर रिमेनिंग? टोटल आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12, of which two letters are already fixed, means we have to arrange the remaining 10 alphabets. 10 alphabets are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 अल्फाबेट्स को हमने अरेंज करना है। ये 10 पोजीशंस है और इनके ऊपर 10 अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे। हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 10 अल्फाबेट्स और लेटर्स, 10 letters on 10 positions can be arranged in how many ways? We have 10 alphabets and 10 positions, so we can arrange them in 10 number of arrangements. ठीक है, 10 arrangements में इनको अरेंज कर सकते हैं, but we will divide it with the repetition of alphabets. जो अल्फाबेट्स रिपीट हुए हैं उनसे डिवाइड करेंगे। इसके रिपीटिशन देखो क्या है। T is repeated 2 times। परम्यूटेशन में T रिपीटेड है हमारे पास 2 टाइम्स और कुछ भी रिपीटेड नहीं है, so we will divide it by 2 factorial। 2 factorial से डिवाइड करेंगे। जब किसी अल्फाबेट से रिपीटिशन होती है तो जितने बार उसकी रिपीटिशन है उसी के फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। so we will find it is 10 की 10 means 10 factorial and divided by 2 factorial. Now we can simplify it। 10 factorial, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 divided by 2 factorial means 2 multiply 1. Now you can cancel them. This is cancelled with 5 and 8 factorial तो की वैल्यू हमें पता है। 7 factorial होता है 5040। This is 7 factorial। इसको और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, we will find 32 and this 40, ये हो जाएगा। इसको 5 से और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से और मल्टीप्लाई करते हैं, we will find this is 0 15 and 1 16 and 20। now again multiply with 9। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई विद 9, we will find 0 0 9 6, कितना हो जाएगा? 54 5 9 5 14 1
9 2 18. This is the number of arrangements. So how many arrangements are there total? 18, 144 and 00. These are total number of possible arrangements of such type. इस टाइप की अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी हमारे पास? 18, 144, 00. ये बनेंगे हमारे पास इस टाइप की अरेंजमेंट. इसी को सेकंड क्वेश्चन पूछा, वोवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना. एग्जाम में नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, या हो सकता है कि वोवेल्स आर नॉट ऑल टुगेदर. ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि सारे वोवेल इकट्ठे हों. ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है सारे वोवेल इकट्ठे नहीं है, हो सकता है एक दो अलग हों. ठीक है, या फिर पूछा था कोई भी वोवेल इकट्ठा नहीं है, सारे के सारे वोवेल बिल्कुल सेपरेट होंगे. तो इस टाइप से तीन सिचुएशन मेनली बनती है. तो हम पहले ऑल वोवेल्स आर टुगेदर इस सिचुएशन के लिए निकालते हैं. इफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, सपोज करो क्या होगा इंग्लिश का, क्या भविष्य रहेगा अगर हम इस तरह से अरेंज करना शुरू कर दें. किसी भी वर्ड को बनाने के लिए सिर्फ वोवेल इकट्ठे रहेंगे और कॉन्सोनेंट इकट्ठे रहेंगे तो इंग्लिश बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी. बट वर्ड बनाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है. बट यहाँ हम वो चीज नहीं कर रहे. हम कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए कि सारे वोवेल को इकट्ठे कर दे तो कितने नंबर्स बनाए जाए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. बस ये बनाना है हमें. वर्ड्स बनाने नहीं, बट ये बताना है कि कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम इस तरह की अरेंजमेंट करें. तो समझ लीजिए एक पजल है आपके लिए. ठीक है, तो हम करते हैं इसमें इफ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, सारे वोवेल्स को अगर इकट्ठा रखा जाए तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं. वोवेल्स को इकट्ठा रखते हैं. वोवेल्स है हमारे पास ई, अगला वोवेल क्या है यू, देन ए, देन आई, देन ओ. वोवेल्स का मतलब हमेशा ए ई आई ओ यू नहीं होता. गिवन वर्ड में जो वोवेल यूज है वो यूज करने में. कभी पांचों वोवेल हमेशा पांचों वोवेल ले लो. हमने तो पढ़ा है आज तक कि वोवेल ए ई आई ओ यू होते हैं नहीं. क्वेश्चन में जो यूज हुए हमने वो लेने हैं सिर्फ. एक्चुअल में तो पांच ही होते हैं, हमें पता है. बट इस क्वेश्चन में जो वोवेल्स यूज हुए हमने उनको इकट्ठे रखना है. अब बाकी जो अल्फाबेट्स बचते हैं उनको अलग रख लेते हैं. उनमें क्या क्या बचेगा, पी, उनको सेपरेट रखेंगे सबको. आर, पी हो गया, देन आर, and then M, then T, then again T, then O, N, and then S. Now we have these are the alphabets. If we will count it as one, अगर इन सबको इकट्ठा रखना है तो हम इनको 1 काउंट कर लेंगे. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have 8 alphabets, 8 letters. अगर इस पूरे को एक अल्फाबेट एक लेटर काउंट किया जाए, क्योंकि इन सबको इकट्ठा रखना है. इकट्ठा रखना है तो इनकी एक ही काउंटिंग मानी जाएगी ना. ठीक है, इनको अलग तो कर नहीं सकते. इसको यहां से उठा के यहां रख दें, ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना. तो इनकी काउंटिंग एक ही मानी जाएगी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ वी हैव 8 alphabets. नाउ these 8 alphabets, these 8 letters can be arranged in how many ways. 8 letters है तो डायरेक्ट कर दो 8 फैक्टोरियल. 8 की 8 लिखो या 8 फैक्टोरियल लिखो, मीनिंग इज सेम. बट डिवाइडेड बाय द रिपीटिशन देखो इसमें T and T, 2 times T is repeated, so divide by 2 फैक्टोरियल, है ना. ये होगा ना. बट याद रखना सिचुएशन यहाँ खत्म नहीं होती है. इसने कहा था वोवेल्स इकट्ठे होने चाहिए, वोवेल इकट्ठे हैं, लेकिन इन वोवेल को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता. हो सकता है ना. इन वोवेल्स को तो आगे आपस में आगे पीछे तो कर सकते हैं ना. इकट्ठे होने चाहिए, अभी भी तो इकट्ठे हैं. अगर इस सिचुएशन को मैं ऐसे लिख दूं तो भी तो इकट्ठे ही रहेंगे वोवेल, है ना. मींस इकट्ठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही है. ये इनकी अरेंजमेंट आपस में तो चेंज की जा सकती है ना. किसी भी एक अल्फाबेट को, एक वोवेल को यहां से उठा के यहां नहीं ले जा सकते, है ना. बट इनको आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना हमेशा इस अरेंजमेंट के साथ साथ इनकी themselves अरेंजमेंट भी होती है. इनको आपस में तो इंटरचेंज किया जा सकता है, इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम. तो vowels themselves can be arranged
can be arranged in how many ways? Vowels है कितने हमारे पास? 5 vowels है, ये 5 है ना यहाँ पे, और इन 5 में रिपीट कुछ भी नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल होगा। सो टोटल अरेंजमेंट कितनी हुई है हमारे पास? सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर, नाउ मल्टीप्लाई देम, एक तो इनको अरेंज करना है, उसके बाद इनको आपस में भी अरेंज किया जाता है। सो मल्टीप्लाई देम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की तो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी? 4 0 एंड 3 2 0, ये आई थी हमारे पास 8 फैक्टोरियल, अभी फाइंड किया था हमने। तो इट इज 4 0 3 2 0 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं हम, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 into 1। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? तो 5 into 4 20 into 3 60, 60 की इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 0 3 2 0 मल्टीप्लाई 60, तो 2 0 तो ये लास्ट में एंड में आ जाएगी, 12 18 and 1 19 and 24। These are the possible arrangements, तो इसकी अरेंजमेंट ये पॉसिबल होगी। ओके, अब इसी में तीसरी सिचुएशन और दे रखी है इस क्वेश्चन में, एक थर्ड सिचुएशन और है, एंड दैट सिचुएशन इज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S। अब सिचुएशन इन्होंने फिर से एक और चेंज कर दी है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S, P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब वो कितनी तरह से लगाए जा सकते हैं वही हमने काउंट करना है। There are always 4 letters between P and S। तो लेटर्स है हमारे पास, परम्यूटेशन, ये अल्फाबेट्स है, इनमें ये कहता है कि P और S के बीच हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। कैसे हो सकता है? इट इज पॉसिबल इफ P इज इन द स्टार्टिंग, देन 4 अल्फाबेट्स कोई और हो, उसके बाद S हो, ये हो सकता है, और उसके बाद बाकी जो अल्फाबेट बच गए वो आ जाए। टोटल 12 लेटर थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो सकता है। तो P और S के भी 4 अल्फाबेट्स होंगे ना, या हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे कुछ और हो, दूसरी पे P हो, फिर तीसरी चौथी पांचवी और छठी पोजीशन खाली और फिर S हो, ठीक है। आफ्टर दैट ये 5 अल्फाबेट हो, ऐसे हो सकता है, या फिर एक और पोजीशन आगे जा सकती है, या एक और पोजीशन आगे जा सकती है, या इस तरह से हो सकती है ना, लास्ट में इसी तरह लास्ट में S और फिर 4 पोजीशन खाली और फिर P और फिर इधर हमारे पास 6 और आ गए, ये भी पॉसिबल है। एक चीज अभी और भी पॉसिबल है, ये जरूरी तो नहीं यहाँ पे P और यहाँ पे S हो, उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ S और यहाँ P हो तो भी तो 4 ही अल्फाबेट होंगे ना इनके बीच में, है ना, ये भी तो पॉसिबल है। तो इस तरह की जितने भी सिचुएशंस पॉसिबल है हम वो सारी सिचुएशंस काउंट करेंगे और उन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं वो सारे लिखते हैं, पहले पॉसिबिलिटीज लिखेंगे और फिर उनके अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल होगी वो लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट केस, देयर आर डिफरेंट केस ना, अलग-अलग पोजीशंस पॉसिबल है P के लिए। फर्स्ट केस P and S ऑक्युपाई, कौन-कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करें? फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन, ये दोनों इन पोजीशन पे आए और बाकी कहीं पे भी हो जाएंगे, है ना। सेकंड केस क्या हो सकता है? केस टू हो सकता है P and S ऑक्युपाई सेकंड एंड सेवंथ पोजीशन, ये भी हो सकता है। केस 3 P and S ऑक्युपाई थर्ड एंड एट्थ पोजीशन। केस 4 इस तरह से 12th पोजीशन तक जब तक नहीं जाएगा सारी सिचुएशन लिखनी पड़ेगी हमने। केस 4 क्या हो जाएगा? P and S ऑक्युपाई 4th एंड 9th पोजीशन। केस 5 P and S ऑक्युपाई 6th 5th एंड 10th पोजीशन, ये है ना। तो आपको इसमें अब एक चीज इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखाता हूं, कैसे? ये सारी सिचुएशंस निकालने की बजाय, ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, बाकी अरेंजमेंट तो उतनी ही आएंगी हर एक केस में। इसमें भी उतनी ही अरेंजमेंट आएंगी, इसमें भी उतनी ही आएंगी, इसमें सब में उतनी ही आएंगी, सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे।
तो हम सिर्फ सिंगल अरेंजमेंट को काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और अब देख लेंगे कितने केसेस पॉसिबल है, सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो। सबकी अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है, हम सिंगल के लिए निकालेंगे कितना है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने किससे, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल। तो कितने केस पॉसिबल होंगे, फर्स्ट और सिक्स्थ, फर्स्ट सिक्स्थ, सेकंड सेवंथ, थर्ड एट, फोर्थ नाइन्थ, फिफ्थ टेंथ, फर्स्ट सिक्स्थ, सेकंड सेवंथ, थर्ड एट, फोर्थ नाइन्थ, फिफ्थ टेंथ, फिफ्थ के साथ टेंथ आएगी, ठीक है। फर्स्ट सिक्स्थ, सेकंड सेवंथ, थर्ड एट, फोर्थ नाइन्थ, फिफ्थ टेंथ, सिक्स्थ इलेवेंथ और सेवंथ ट्वेल्थ, मतलब इस तरह की 7 केसेस, 7 केसेस पॉसिबल होंगे। तो हम सिंगल केस में अरेंजमेंट निकालेंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस केस में कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल होगी, अब हम ये निकालते हैं। P और S जो है वो फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पे है, तो इन दोनों की, तो पहले तो इन दोनों की themselves की अरेंजमेंट होगी क्योंकि इन दोनों को उल्टा सीधा भी किया जा सकता है ना, और अब बाकी की अरेंजमेंट, फिर उसके बाद बाकी की, पहले बाकी की अरेंजमेंट निकालो। If P and S occupy first and sixth सिचुएशन, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को कितनी तरह से अरेंज करेंगे हम पहले, रिमेनिंग 10 letters can be arranged in how many ways। अगर हम P को फर्स्ट पे और S को सिक्स्थ पे रखते हैं और बाकी के जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करेंगे तो अपने पास 10 अल्फाबेट बचेंगे, 4 और 6 10 अल्फाबेट है तो 10 को अरेंज करेंगे हम, 10 फैक्टोरियल बनेगा। बट इसमें रिपीटिशन भी देखना है, क्या है रिपीटिशन है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये होगा, ठीक है। लेकिन इनमें themselves की अरेंजमेंट भी तो होगी ना, इन दोनों को उल्टा सीधा तो कर सकते हैं, तो बट आल्सो P and S themselves can be arranged in how many ways। इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी 2 फैक्टोरियल 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 अरेंजमेंट ये हुई। सो पॉसिबल अरेंजमेंट इसकी कितनी बनी, पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होता है। अब हमने लिखना इस तरह की टोटल कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, इस तरह की टोटल कितनी सिचुएशंस पॉसिबल है ये लिखो। अब टोटल सिचुएशंस कितनी होंगी वो हमने अभी काउंट किया था, जस्ट वेट फॉर वन। जैसे हमें पूरा दिन काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है, इसको भी रिफिल करने की जरूरत है, सो इसको रिफिल कर लेना। अभी मैं ये चीज थोड़ा सा ब्लर है और फिर से लिख देता हूं इसको। तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी बनेगी हमारे पास, पॉसिबल अरेंजमेंट्स हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ये है, ठीक है। अब इस तरह के कैसे कितने सिचुएशंस पॉसिबल है, सिचुएशन एक तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट और सिक्स्थ, इस तरह से कितनी सिचुएशन पॉसिबल थी, 7 सिचुएशंस आर पॉसिबल। देयर आर 7 such situations लिख सकते हो, चाहो तो कौन सी है, कौन सी है, फर्स्ट कोमा सिक्स्थ, ठीक है, दूसरी सेकंड कोमा सेवंथ, तीसरी थर्ड कोमा 8, चौथी पोजीशन 4th कोमा 9th, 5th कोमा 10th, then 6th कोमा 11th and then 7th comma 12th. These situations are possible. There are 7 situations possible. So total number of arrangements कितने बनेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, जो होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये इसका आंसर बनेगा। अभी मैं एक चीज वापिस इसके पिछले पार्ट में से बताना चाहता हूं आपको। पिछला पार्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट
उसमें 2-3 चीजें और पूछी जाती है, वो उसमें नहीं थी, मैं इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ वो चीज कैसे होंगी, क्योंकि आपको वो चीज सीखनी जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी। हालांकि बुक के क्वेश्चन में वो चीज पूछी नहीं गई है, बट मैं वो सिचुएशंस आपको फिर भी सोल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में उस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। वर्ड है हमारे पास परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, दिस इज द वर्ड, ओके। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया था, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, ये पूछा गया था। अब अगर इसी सिचुएशन में ये पूछा जाए ऑल द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, सिर्फ एक छोटी सी कॉमन सेंस का यूज करना, वो कुछ नहीं है। पूछा गया है कि ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, हमने निकालना है नॉट टुगेदर। अगर हम टोटल जितनी भी अरेंजमेंट पॉसिबल है उनमें से वोवेल्स के इकट्ठा होने के अरेंजमेंट को हटा दें तो क्या बचेंगी? इकट्ठा ना होने के अरेंजमेंट बचेंगी, यही होगा ना। वही तो चीजें होती है, या तो सारे वोवेल इकट्ठे होंगे या तो सारे इकट्ठे नहीं होंगे। सारे इकट्ठे नहीं होने का मतलब हो सकता है, मान लो यहाँ 5 वोवेल्स थे, ठीक है। अब पूछा गया, पहले में पूछा गया था, जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था ऑल द 5 वोवेल्स आर टुगेदर, ये पूछा गया था। अब अगर सिचुएशन ये आती है कि ऑल द 5 वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, 5 वोवेल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मींस 4 इकट्ठे हो सकते हैं, एक अलग होगा, या फिर हो सकता है 3 इकट्ठे हो 2 अलग हो, है ना। मतलब 5 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो टोटल जितनी भी अरेंजमेंट पॉसिबल है उनमें से 5 के इकट्ठा होने के अरेंजमेंट को माइनस कर दें तो वो सिचुएशन बच जाएगी जिसमें 5 वोवेल इकट्ठे नहीं होंगे, यानी कि 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो सारी आ जाएगी। टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल 5 वोवेल्स आर टुगेदर। क्या करना है हमने? नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कौन सी? ब्रैकेट में लिख लो वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, या क्वेश्चन में बोल था, सिचुएशन में अलग अलग चीजें हो सकती है, हो सकता है कॉन्सोनेंट आर नॉट टुगेदर पूछ लिया जाए, या फिर मान लो कोई नंबर सिस्टम दे दिया, इस तरह से कोई नंबर दे दिया 1 0 2 3 6 5 8, ये दे दिया, मान लो ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसमें कह दिया ऑल द इवन नंबर्स आर नॉट टुगेदर, ये पूछ लिया जाए। इवन डिजिट जो है इकट्ठे ना हो, यानी 0 2 6 8 में इकट्ठा ना होने की अरेंजमेंट निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे? ऑल आर नॉट टुगेदर जब भी पूछा जाए, टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बीइंग टुगेदर। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर होने के लिए जो अरेंजमेंट पूछी जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे? दैट इज टोटल अरेंजमेंट माइनस अरेंजमेंट ऑफ टुगेदर, माइनस अरेंजमेंट ऑफ टुगेदर, क्योंकि टुगेदर होने की जो अरेंजमेंट है वो माइनस कर देंगे, और टुगेदर वाली अरेंजमेंट हमने उस क्वेश्चन में की ही थी, बस टोटल में से माइनस करना उसको पूछ, ठीक है। अभी अब जो तीसरी सिचुएशन पूछी जाती है वो ये होती है कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल इकट्ठे नहीं होते, मतलब सारे बिल्कुल सेपरेट, वोवेल 2 इकट्ठे होने ही नहीं चाहिए, 2 3 4 कितने भी इकट्ठे नहीं, सभी वोवेल्स बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में ना रहें। इस तरह की अरेंजमेंट करनी हो तो कैसे होगी? मैंने आपको तीसरी अरेंजमेंट बता रहा हूं, ये करने के बाद मैं एक बार इनको फिर से डिस्क्राइब करूंगा। तीसरी अरेंजमेंट क्या है? वोवेल्स, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, आर टुगेदर, ओके। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हम जिनको भी ये लिखा है नॉट टुगेदर, इसने लिखा है नॉट टू वोवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में वोवेल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप वोवेल्स को भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सोनेंट को याद रखो, इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं और उनकी अरेंजमेंट करो, बट अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाए नो टू वोवेल आर टुगेदर, या नो टू कोई भी नंबर सिस्टम में नो टू इवन नंबर आर टुगेदर, या
नो टू टुगेदर जब भी पूछा जाता है, याद रखिए आप उस चीज को छोड़ दो, बाकी को अरेंज करो। इसमें मैं वॉवल को छोड़ रहा हूं, कॉन्सोनेंट लिख रहा हूं। कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 कॉन्सोनेंट, दैट इज P R L P T N S, ये कॉन्सोनेंट है। मैं सभी कॉन्सोनेंट को C लिख लेता हूं, सिर्फ C मतलब कॉन्सोनेंट। ओके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्सोनेंट हमारे पास हो गए। ये है हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट। अब वोवेल्स को अरेंज करना है। वोवेल्स को अरेंज करने के लिए अपने पास वोवेल किस तरह से अरेंज करना है, इंपॉर्टेंट ये चीज थी। वोवेल का कोई भी दो वोवेल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर वोवेल को इनके बीच में रखेंगे, एक एक वोवेल को इनके बीच में जो जगह है वहां पे कहीं पे भी एक एक वोवेल रखेंगे तो इकट्ठे नहीं आएंगे। मान लो मैंने वोवेल रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे रख दिया। मान लो मैंने ये 4 वोवेल 5 वोवेल थे, 5 वोवेल को ऐसे रख दिया, तो क्या कोई भी इकट्ठा होगा? नहीं होंगे, सारे अलग अलग होंगे। या इसको उठा के यहाँ रख दिया तो भी इकट्ठे नहीं होंगे, या इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया अब भी इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, कोई भी दो वोवेल इकट्ठे नहीं होंगे। मींस इनके बीच में जो सिचुएशंस खाली है वहां पे अगर हम वोवेल्स को रखते हैं तो कोई भी दो वोवेल इकट्ठे नहीं रहेंगे। अब हमें देखना है इनमें सिचुएशन कितनी बचती है, ये कितनी सिचुएशन है बस। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। पहले कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट है? 7 कॉन्सोनेंट, 7 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 7 कॉन्सोनेंट है तो क्या होना चाहिए? 7 फैक्टोरियल होना चाहिए ना, बट उसमें रिपीटिशन देखेंगे। ध्यान रहे रिपीटिशन को हमेशा नोटिस में रखना है। इसमें रिपीटिशन कितनी है कॉन्सोनेंट की? T is repeated 2 times, so divide it with 2. Okay? अभी हम आते हैं वोवेल्स के ऊपर। नाउ वोवेल्स के लिए अपने पास पोजीशंस कितनी खाली है, वोवेल्स कहां-कहां आ सकते हैं पहले ये देखो। We have 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 positions for vowels, और vowels हैं कितने? 5, E U A I O, 5 vowels है हमारे पास and 8 positions. So 5 vowels on 8 positions, 8 positions can be arranged in how many ways? 8 positions पे 5 vowels को अरेंज करना है। We will write 8P5, टोटल जितना है वो डिवाइडेड बाय टोटल एंड देन परम्यूटेशन, कितनी अरेंजमेंट करनी है वो देगा। 8 पोजीशंस पे 5 अरेंजमेंट करनी है हमने, सो 85। ओके नाउ वोवेल्स को क्या देमसेल्व्स की अरेंजमेंट आएगी? नहीं, क्योंकि अलग अलग रखना है। क्या कोई रिपीटिशन है वोवेल्स में? नहीं है, रिपीटिशन सारे अलग अलग है। अब देख लो, सो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी इनकी? मल्टीप्लाई कर लो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 85 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई कर देना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन को सोल्व करना मैंने बताया ही है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, npr का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सिंपलीफाई इट इजीली, इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। ओके so there are these 3 situations जो काफी इंपॉर्टेंट है। all are together, all together का मैंने आपको बता दिया कैसे करना। उन सबको एक एलिमेंट मान लेंगे और बाकी को अलग अलग, उनके अरेंजमेंट करने के बाद themselves के अरेंजमेंट भी आएंगे। दूसरा not two are together, not two are together की केस में क्या करेंगे हम? सॉरी not all together, not all together के केस में हम क्या करेंगे? टोटल जो अरेंजमेंट होगी उनमें से टुगेदर होने के अरेंजमेंट को माइनस करेंगे। एंड थर्ड no two are together, no two are together जब भी पूछा जाए आप हमेशा जिस चीज को no two together लिखा गया है उसको स्किप कर लो, उसको भूल जाओ, दूसरी चीजों को अरेंज कर लो। ओके दूसरी चीजों को अरेंज करने के बाद अब जो हमारे पास सिचुएशंस बचती है खाली, पोजीशंस जो भी हैं उन पोजीशंस के ऊपर जिस चीज को हम चाहते हैं no two are together उसको अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 8 पोजीशंस बन गई और 3 वोवेल्स बचे, 8P3 बच जाएगा। ओके सो दीज आर मेनली 3 सिचुएशंस जिन पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है।
तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 7.3। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन के बाद कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले क्या डिफरेंस है हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसका यूज देखेंगे, दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है। परम्यूटेशन जब यूज होता है जब कुछ चीजों को अरेंज करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो अपने पास 5 अल्फाबेट्स है, या हमारे पास ये आ गया, हमारे पास यही ले लो वर्ड, परम्यूटेशन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें टोटल 12 अल्फाबेट्स है। क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें से 7 अल्फाबेट की हेल्प से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से 12 में से हमें सिर्फ 7 अल्फाबेट को अरेंज करना है। 7 अल्फाबेट को अरेंज करना है तो क्या हो जाएगी, 12 टोटल एलिमेंट है, उनमें से अरेंज करनी है 7, तो 12 की 7 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास तो अरेंजमेंट कब यूज होती है, अरेंजमेंट यूज होती है जब नंबर, परम्यूटेशन यूज होती है जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट करनी होती है, कुछ चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, कब कुछ चीजों को सेलेक्ट करना हो। जैसे कि मान लो एक क्रिकेट की टीम सेलेक्ट की जाती है, तो क्रिकेट की टीम के लिए पहले नॉमिनेट होते हैं 20-22 खिलाड़ी नॉमिनेट होते हैं, उसमें से 16 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है, या कुछ ज्यादा खिलाड़ी नॉमिनेट होते हैं उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। और उस सिलेक्शन में भी सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, कितने बॉलर्स होने चाहिए, कितने हमारे पास विकेट कीपर्स होने चाहिए, कितने बैट्समैन होने चाहिए, कितने ऑलराउंडर होने चाहिए। तो उनमें से जितने सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट करने की जितनी चॉइसेस बनेंगी, नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ सिलेक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन, ओके। एंड नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज परम्यूटेशन। इसी एग्जांपल को मैं एक बार थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। अपने पास मान लो कोई क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है, तो उसमें टोटल हमारे पास 16 प्लेयर्स जाते हैं, है ना। 16 प्लेयर्स टोटल जाते हैं और उनमें से 11 प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे खेलते हैं। तो 16 में से कौन से 11 खिलाए जाएंगे, ये सेलेक्ट करना, कितनी पॉसिबल चॉइसेस होंगी, दैट इज वी विल यूज कॉम्बिनेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस। इस तरह की सिचुएशन में कितनी चॉइस बनेगी, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। टोटल 16 हमारे पास प्लेयर्स थे, उनमें से हम 11 प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं, वी विल यूज कॉम्बिनेशन 16 3 11। कितनी चॉइस होंगी उनके पास सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट किसको करते हैं वो एक अलग मैटर है, बट हाउ मेनी चॉइसेस दे हैव सो मच नंबर ऑफ चॉइसेस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। चलो उसके बाद यहां हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का। सेलेक्ट होने के बाद, टीम सेलेक्ट होने के बाद 11 खिलाड़ी जब खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, अब उनकी फील्डिंग अरेंज करी जाती है, उन 11 खिलाड़ियों को अरेंज किया जाता है, किस खिलाड़ी को कहां अरेंज किया जाए। तो उस अरेंजमेंट के लिए कितनी चॉइस पॉसिबल होंगी, उसमें से मान लो एक खिलाड़ी की तो पोजीशन फिक्स हो जाती है, किसकी, विकेट कीपर, वो तो विकेट के पीछे रहेगा। एक की और पोजीशन फिक्स रहती है, किसकी, बॉलर की, वो हमेशा बॉल करेगा। अब बाकी 9 प्लेयर्स की अरेंजमेंट करनी है, कौन सा प्लेयर कहां होगा। तो हमारे पास 9 प्लेयर्स को अरेंज करना है, दैट विल बी 9P9, है ना। 9 खिलाड़ी वहां अरेंज करने हैं और सबको अरेंज करना है, कहां होगा, देन वी विल यूज परम्यूटेशन। जब बात सिलेक्शन की आती है हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, जब बात अरेंजमेंट की आती है हम यूज करते हैं परम्यूटेशन, ओके। अभी कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन, NCR। परम्यूटेशन का हमने पढ़ा था, NPR के लिए क्या फॉर्मूला था परम्यूटेशन के लिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस वाज द फॉर्मूला यूज्ड टू सिंप्लीफाई द परम्यूटेशन P। अब कॉम्बिनेशन C को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, वी विल यूज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n minus r factorial, ये बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप देखते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच एक रिलेशनशिप बनता है, वो क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। यहां से NCR हमने देखा कितना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल into n minus r फैक्टोरियल, ये है NCR। अब n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल किसके इक्वल है, PR के इक्वल टू NCR इक्वल टू 1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू NPR, और r फैक्टोरियल इनटू NCR इक्वल टू NPR। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड
परम्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय। और ये वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। मेरा YouTube चैनल है माय मैथ्स माय मेथड्स। ओके, थैंक यू वेरी